हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। पॉलिटी की सीरीज में अभी हम नेक्स्ट आगे सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो सिटीजनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं इससे में दो ही चीज़ें मेन है। एक देखो होते हैं एनआरआई, एक होते हैं पीआईओस एंड एक होते हैं ओसीआई। पीआईओ को हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई को बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआई हम उसको बोलते हैं जो पर्सन 6 महीने से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहना शुरू कर दे, भले वो इंडिया में ही है, सिटीजनशिप उसके पास इंडिया का ही है, लेकिन उसको हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई को प्रॉक्सी वोट का अधिकार रहता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये अभी सीज टू ऑपरेट है, इसको गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है विद ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं, ये हमने देख लिया कि एनआरआई के पास प्रॉक्सी वोट रहता है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो रहते हैं उनके पास वोट का कोई अधिकार नहीं रहता, वो इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता। बेसिकली ये जो कैटेगरी है ना, ये उनके लिए बनाई गई है कि जो अभी प्रेजेंटली सिटीजन तो नहीं है, उनके पास सिटीजनशिप तो नहीं है इंडिया की, लेकिन उनके दादा परदादा या फिर उनके जो माता पिता उससे पहले जो थे वो इंडिया में रहते थे, उनके पास सिटीजनशिप था, तो उस बेसिस पे उनको ओसीआई दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा है कि देखो, अगर ओसीआई इंडिया में आएंगे, जो बाहर सिटीजन रहते हैं, अगर वो भारतीय मूल के हैं और इंडिया में आएंगे, इससे देखा जाए तो इंडिया में रेमिटेंस आएगा, इससे इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। अब गवर्नमेंट भी चाहती है, बाहर से आएंगे ऑब्वियस है, तो डॉलर यूरो में वो खर्चा करेंगे, तो इसमें इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, रेमिटेंस आ रहा है इनडायरेक्टली इंडिया में। तो इस रीजन से ना ओसीआई क्रिएट किया गया था और गवर्नमेंट ने अभी इसको काफ़ी लिबरलाइजेशन कर दिया है। जो एक और चीज़ दिमाग में रखी है कि ओसीआई ना पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, जो जिनका मूल भले इंडिया से हो, उनको नहीं है, उनके लिए नहीं है, सिर्फ बाकी सबको है, ये दिमाग में रखना है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है FRRO। FRRO का मतलब होता है कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। पहले ये प्रोविजन रहता था, गवर्नमेंट ने ये किया था कि जब भी आप इंडिया आ रहे हो ना 6 महीने के लिए, या फिर ये बोल सकते हो कि 6 महीने के बाद जब आप दोबारा आ रहे हो, तो एवरी 6 मंथ अगर आप आ जा रहे हो तो आपको ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना रहेगा। कौन से ऑफिस में जाके? FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सो दैट गवर्नमेंट के पास ना अकाउंट रहे कब आप इंडिया आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो। लेकिन ये भी बड़ा वो था ना कि ओसीआई जो आ रहे हैं, फिर उनको अगर वो आना भी है तो भी वो सोचेंगे कि जाओ यार, फिर रहने देते हैं, जाके ऐसी ऑफिस में धक्के खाने पड़ेंगे, तो ये सब होगा। तो इसीलिए अभी से ये सीज टू ऑपरेट है, ठीक है। अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें हमने वैसे पहले भी देख लिया था फंडामेंटल राइट्स को, तो लेकिन अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला है जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 to 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 to 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से लेके 28 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28 तक। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। और जो 31 आर्टिकल है ना, वो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था, वो हमने गवर्नमेंट ने बाय अमेंडमेंट उसको रिपील कर दिया, वो अभी नहीं है। तो 32 आर्टिकल जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। अब हम सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 वो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 ये है कि राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि गवर्नमेंट के सामने, संविधान के सामने अगर कोई क्राइम करता है या फिर अगर कोई क्राइम नहीं भी करता है, अदरवाइज ऑल्सो वो संविधान के सामने बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
किसी को भी किसी बेसिस के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। अब स्टेट एग्जाम में कितना पूछेंगे ये बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो अपने किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आंसरेबल नहीं है अपनी किसी भी एक्सरसाइज के लिए, या फिर जो भी वो कोर्ट में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जब अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दूसरा है कि प्रेसिडेंट को, जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में हैं तब तक उनके लिए कोई भी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है, अगर कुछ भी मान लो क्रिमिनल उन्होंने पहले किया है और वो अब इंक्वायरी अब सामने आ रही है कि कुछ क्रिमिनल कुछ कर दिया इन्होंने, तो वो उनकी ओपन नहीं हो सकती जब तक वो ऑफिस में है। लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल क्या हो गया, जैसे मान लो उन्होंने टैक्स नहीं भरा, ऐसे बोल सकते हैं, तो जैसे ये टैक्स वगैरह का है, अब गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि ये बंदा जो प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नर बन गया, इसने तो टैक्स नहीं लिया है, तो ये सिविल प्रोसीडिंग में आ गया। लेकिन उस केसेस में इनके अगेंस्ट चार्जेस लग सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको 2 महीने का समय दिया जाए, 2 महीने का नोटिस दिया जाए, एडवांस नोटिस दिया जाएगा, तभी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन इन गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। इस लाइन को एज इट इज रट लो। रट लो कहने का मतलब है कि ये मैंने समझा भी दिया है, इजी भी है, कि एक से सबको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप एक सी चीजें या फिर एक जैसा कुछ क्राइम करते हो, इक्वल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ये हो गया राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये पांचों याद रखनी है। इसमें ये बोलते हैं कि आपके कानून के सामने आप सभी बराबर हो, किसी को लेके किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, स्पेशली इन ग्राउंड्स को लेके कि आप डिफरेंट धर्म से हो, आप किसी और धर्म को मानते हो, या फिर आपकी कास्ट कोई और है, दूसरे बंदे की कास्ट कोई और है, तो इस ग्राउंड्स के ऊपर ना, या फिर कोई मेल है, फीमेल है, इसको लेके लॉ के सामने, मतलब अब फीमेल है तो उसने कुछ कर दिया तो उसको अलग से ट्रीट करेंगे, मेल ने कुछ अलग से कर दिया अलग से करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सब इसी में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी गवर्नमेंट किसी तरीके का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी चीज़ को लेके। इसमें एक एक्सेप्शन बस यही है कि जो गवर्नमेंट ने डिप्राइव्ड क्लास या फिर जो लोग अभी जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, जो गवर्नमेंट ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिली है, वो उसके अलग से ग्राउंड्स हैं। इसको छोड़ के बाकी और कोई भी बेसिस नहीं है जिसके ऊपर आपको जो गवर्नमेंट के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 ये भी बोलता है। ये मंडल कमीशन का जो केस था ओबीसी क्लास को लेके था, इंदिरा सानी केस उसको बोला जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर है, तो स्टेट में पूछने के चांसेस ऐसे कम है, इसको देख लेना। फिर भी आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 इज इट इंश्योर्स द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बताया था कि अनटचेबिलिटी को ना एक्सप्लॉयटेशन वाले में मिक्स मत कर देना, ये ज़्यादातर हो जाता है। तो ये राइट टू इक्वालिटी में आएगा कि अनटचेबिलिटी को लेके किसी भी तरीके का किसी के साथ में कोई वो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कानून के सामने सब बराबर हैं। और दूसरी जो मेन बात इस आर्टिकल की याद रखनी है वो ये है कि जो अनटचेबिलिटी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आई थिंक पूछा हुआ है पहले कि दिस इज अनटचेबिलिटी, दिस इज मेंशन और दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको कुछ ऐसे डिफाइन नहीं है, खोल के नहीं बताता। आर्टिकल 18 इंश्योर्स द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आपको बाहर की गवर्नमेंट्स के द्वारा या कोई भी
इंडिया में भी किसी भी एजेंसी के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी आपको सर का बोल सकते हो, या फिर कोई और टाइटल आपको दे दे, बादशाह, बहादुर, या फिर जो पहले के राजा महाराजा थे उनके जो टाइटल थे वो सब सीज टू ऑपरेट हो गए थे अंडर आर्टिकल 18। कोई भी बंदा अपने नाम के साथ ऐसे कोई टाइटल नहीं लगाएगा। और जो गवर्नमेंट जैसे देती है भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये भी एज ए टाइटल नहीं माने जाएंगे। ये तो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड देती है ना उनके काम के लिए कि आपने क्या अच्छा काम किया या नहीं काम किया, तो ये उसमें नहीं आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करता है कि इसको आप ऐसा टाइटल नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बोलता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे बोल लो। नेक्स्ट है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे है प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये ना 5-6 पॉइंट हैं, ये रट लेने हैं एज इट इज, क्योंकि कभी एसोसिएशन का, यूनियन का ऐसा पूछ देगा कि ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है। तो ऐसे भी तो मान लो इक्वालिटी में भी आ गया, तब भी हमें लगेगा कि हाँ सब इक्वल है तो सब एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। मतलब जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे जैसे दिमाग का कोई हो तो गलत भी टिक करके आ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट है स्टेट कैन इम्पोज। अभी इसको ये भी ना ऐसे नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिख दिया तो ये अधिकार, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है या फिर ये हर जगह वैलिड ही रहेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट बोल सकती है कि अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते। वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये याद रखने हैं, ये ग्राउंड्स हैं, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ना रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है कि आप जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, जो यूनियन है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हम फ्रीली हमेशा ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। उसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं। वो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी इसको भी इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए ये कभी ना कभी किए जा सकते हैं। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशनल नेसेसिटीज। स्टेट ऐसे बोल सकती है ना गवर्नमेंट की, हमें कोई टेक्निकल या फिर गवर्नमेंट का कुछ प्रोफेशनल कुछ ऐसे पोस्ट है, जैसे मान लो अभी आपको कुछ पढ़ाना है गवर्नमेंट को, या फिर कोई डॉक्टर एम्स में कोई डॉक्टर लगाना है, तो अभी उसके लिए डिग्री है ना कि आप ऐसे एमबीबीएस किया हो, आपने एमडी किया हो, या फिर उससे भी आगे कुछ स्पेशल उस फील्ड में किया हो, तभी आप जाके कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम गवर्नमेंट को मना नहीं ये नहीं बोल सकते कि हमारा तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर हम तो राइट टू इक्वालिटी है तो हम लोग उनको भी क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो जो गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे तो वो तो मानना ही पड़ेगा ना। ये तो ऑब्वियस बात है कि किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। तो किसी ऑक्यूपेशन को या ट्रेड को करना है तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो मतलब ये कॉमन सी बातें हैं जो दे रखी हैं, तो ये काफी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। उसके बाद में है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में है कि इट गारंटीज द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो कि आप पकड़े जाते हो, आपने घर पे ना अपने नोट, एक एग्जांपल से समझते हैं हमें, घर में कोई ए बंदा है, उसने अपने घर पे ना कोई नोट छापने वाली मशीन रख रखी है और वो इलीगल काम कर रहा है, इलीगल नोट छाप रहा है, डुप्लीकेट नोट छाप रहा है और वो पकड़ा जाता है। ठीक है, अब जब पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो गया, अब क्राइम तो उसने किया है, लेकिन उसको भी कुछ राइट्स देती है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ अधिकार देता है। वो
3 मेनली बेसिस हैं। वो 3 बेसिस कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन जो है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो अभी जो क्राइम है ना इस टाइम पे जो उसने किया है वो IPCR या फिर CRPC में जो भी मतलब इसमें कुछ धाराएं एक्ट्स होती हैं, जो भी दे रखा है ना कि आपको मतलब कि मान लो इसके तहत आपको 7 साल की सजा होनी चाहिए, ये अभी लिखा हुआ है और आपको कुछ फाइन भी लगेगा उसके बेसिस के ऊपर। वो आपने मान लो अपनी सजा पूरी कर ली है। अब सजा पूरी होने के बाद उसके मान लो महीने 2 महीने या कभी भी 1 साल बाद इस लॉ में ना गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देती है और गवर्नमेंट बोलती है कि अब से ये सजा 7 साल नहीं 10 साल की होगी और आपको ना 10 लाख रुपए ही फाइन भरना पड़ेगा। अब कोई फिर से आपके अगेंस्ट लगा दे कि आपको तो 7 साल की हुई थी, अब 10 साल की सजा हो गई, तो चलो वापस फिर से भुगत के आओ, जो 3 साल की रह गई है तो फिर से वो केस ओपन कर दो। इसका मतलब ये है, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिस टाइम पे लॉ है, जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है, उस टाइम पे जो लॉ है ना उसी के तहत आपको सजा होगी। बाद में उस केस को ओपन नहीं कर सकते, भले कितनी भी उसमें अमेंडमेंट कर दे गवर्नमेंट। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। सेकंड है डबल जियोपार्डी और पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब कि एक ही ऑफेंस के लिए एक ही बार नोट छापे, एक ही बार आपको सजा भी हो गई, अब दोबारा उसके लिए अगर आपने सब अपनी सजा भुगत ली, दोबारा सजा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक केस के लिए, एक क्राइम के लिए एक ही सजा होगी, बार बार वो केस ओपन होकर उसकी सजा नहीं हो सकती। उसके बाद में है कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस। मतलब वो किसी भी पर्सन को ना ये नहीं बोल सकते कि तू अपने ही क्राइम के अगेंस्ट तू खुद ही मतलब एविडेंस बन जा या फिर विटनेस बन जा कि हाँ तू खुद ही गवाही दे अपने ही कि हाँ मैंने किया है, मैं वो करता हूँ। तो ये मतलब खुद ही अपने लिए ही गवाही देने वाली बात है कि आप इसको कंपल्शन नहीं कर सकते हो, कंपेल नहीं कर सकते हो। अगर वो कोर्ट में जाके झूठ बोल रहा है मैंने नहीं किया, हालांकि उसने क्राइम किया है लेकिन वो बोल रहा है मैंने नहीं किया, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, तो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन। तो ये चीज बोलता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन। ये हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 उसके तहत इसको ऐड किया था। और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एक फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन। उनको कंपल्सरी अब अधिकार है कि वो स्कूल में जा सकते हैं, कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता किसी बेसिस पे, और वो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। इसमें आर्टिकल बोलता है कि ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। इसके अंदर ना और भी बहुत सारे राइट्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो आर्टिकल 19 के अंडर भी हैं, वो मैं वहां पे बताना भूल गई। अभी हम पहले आर्टिकल 21 के अंडर जो है हम वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड और राइट टू फ्री लीगल एड। बहुत सारी और चीजें हैं लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट बता दी आपको, जिसमें से क्वेश्चन कभी बन सकता है, जो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ना एक बार इसमें से एक क्वेश्चन आया भी था। राइट टू मैरिज आया था आई थिंक, हाँ राइट टू मैरिज भी इसी के अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है, पर्सनल डिग्निटी। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ ऊपर ना एक और पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। आर्टिकल 21 सॉरी, राइट टू लाइफ और पर्सनल डिग्निटी में ना ये भी है कि ये है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी भी केस में किसी को फांसी की सजा हो जाती है, जो अब तो चलो इसको वही कर दिया, खत्म कर दिया। तो अगर उसने क्राइम किया है और अगर गवर्नमेंट ने ये प्रूव हो गया है, अगर कोर्ट के द्वारा ये उस पे लगा दिया है, तब तो उसको होगा, अदरवाइज तब तो उसकी लाइफ के लिए हम वो ले सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने जापान से लिया है, ये कुछ चीजें जो वहां से हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो मेनका गांधी केस था ना, उसके अंडर पहले हम फॉलो करते थे, पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही फॉलो करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है। मेनका गांधी केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मैं थोड़ा सा ना आपको समझा देती हूँ फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट।
देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है? मान लो कि किसी क्राइम के अंडर प्रूव, आपके अगेंस्ट क्राइम प्रूव हो गया कि हाँ आपने किया है, और वो कन्विक्शन हो गई, ठीक है, लग गई आपके ऊपर। अब पुलिस आपको पकड़ने चली गई आपके घर पे, तो जब पुलिस आपके घर पकड़ने चली गई, पुलिस को पता है आप यहाँ पे रहते हो, ये आपका घर है और आप घर के अंदर ही हो, और आप अपने परिवार के साथ हो उस घर में, ठीक है। अब सुबह के 4 बजे हुए हैं, आप सो रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में, और पुलिस आती है और बोलती है अभी के अभी 4 बजे ही सुबह में पकड़ना है, मतलब 4 AM ही आपको अरेस्ट देना पड़ेगा। बात ये है तो वो बंदा ये भी बोल सकता है कि यार इतनी क्या मजबूरी है, मतलब ठीक है मैं इसी में हूँ, कोई भागा तो नहीं जा रहा हूँ, इससे पहले भी आपको पता ही होगा मैं यहाँ पे हूँ, आप पकड़ने आए, ऐसे तो सुबह 4 बजे ही आपने पूरा प्रोसीजर हुआ और आपको पता चला और पकड़ने चले गए, थोड़ा वेट कर लो, 6 बज जाते हैं तब आ जाना। वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आपको अभी ही जाना पड़ेगा। तो फिर बंदा ये बोलता है यार इतनी क्या मजबूरी है, 2 घंटे रुक भी सकते हो, तो इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ठीक है प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतना भी क्या कि अभी से अभी के अभी ही आपको करना है, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए तब से मतलब कि जैसे दिया है वैसे ही करना है, तो वो चीज़ें ना काफ़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं उसको फॉलो करना। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया जाता है। तो अभी हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो कर रहे हैं अंडर मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में ये चेंज हुआ था। उसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। मतलब बंदे ने अभी क्राइम नहीं किया लेकिन शक है गवर्नमेंट को, तो तब भी गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है। लेकिन ना इसमें भी कुछ उसको प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें ये है कि जब आपने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया ना आर्टिकल 22 के अंडर में, तो उसको आप ना एक लीगल प्रैक्टिशनर जो है या फिर एक लीगल मजिस्ट्रेट के अंदर, उसकी चॉइस का जो लीगल मजिस्ट्रेट है वो खुद कर सकता है। मतलब कि उसको ऐसा अधिकार है, वो खुद लीगल एक प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है, वकील कर सकता है। उसके बाद में सेकंड ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। इसमें जो जर्नी का टाइम है ना वो एक्सक्लूडेड है। मान लो बंदा पकड़ा गया और उसको जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना था, जो किसी रीज़न से मान लो उसको 8 घंटे तो उसी में ही लग गए, जाने में पहुँचने में ही लग गए, तो फिर 8 घंटे तो उसके यहीं पे चले गए ना। तो इसीलिए जो जर्नी का टाइम है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये एक्सक्लूडेड है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें है कि जो फोर्सफुली जो बैगर के जो प्रोफेशन है इसमें फोर्सफुली धकेल दिया जाता है या फिर फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोहिबिट किया जाता है, प्रोहिबिशन है। और जो चिल्ड्रन हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, वो किसी भी हजार्डस जो मतलब ख़तरनाक, जैसे मान लो केमिकल फैक्ट्री है या फिर कोई मान लो जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वो हायर नहीं हो सकते बिलो द एज ऑफ 14। लेकिन वो अपने घर की जो या कोई माइनिंग की एक्टिविटी में नहीं जा सकते। लेकिन जो अगर उनका मान लो कोई घर का बिजनेस है, वो उस बिज़नेस में हाथ बटा सकते हैं, ऐसा भी इसमें प्रोविज़न है। मैं वैसे ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, मुझे लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट ये स्टेट एग्जाम के लिए होगा नहीं। चलो जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये रिलीजन की बात करता है। 25, 26, 27 एंड 28 ये आप ऐसे ही याद रख लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आर्टिकल 29 है कल्चरल एंड, यहाँ तक तो राइट टू फ्रीडम का ही है। आर्टिकल 29 से है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद में 30 भी यही बोलता है। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो रिट्स भी इनको बोलते हैं। ये 4-5 हैं, ये थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं आज का सेशन यहीं पर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी रिट से। ये अलग से एक चैप्टर बना के दिया है।
तो आज ज़्यादा कवर नहीं हो पाया, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो फंडामेंटल राइट्स थे। होप आपको अच्छे से क्लैरिटी, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई होगी फंडामेंटल राइट्स की। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम रिट्स से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।